एक गांव में रमेश रहा करता था। रमेश एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम नीता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। रमेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। रमेश और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में कोलू के बेल तरह काम करने में लगे रहते थे। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ जाओ बेटा, मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी हैं कि मेरी कुछ नहीं सुनते। पिताजी, जल्दी से खाना खाने चलो ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप कब से काम में ही हो, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना। फिर रमेश उसकी बेटी पिंकी के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि इस बार बारिश ठीक से हो, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश ना होने के कारण अपनी फसल बर्बाद हो गई थी। बस भगवान करे इस बार ऐसा ना हो। इस बार रमेश ने नीता के कंगन बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे था। रमेश बहुत ही मेहनत से अपने खेत में बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उगना शुरू होती है, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसल सूख जाती है। यह देखकर रमेश बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है और नीता को फसल के बारे में बताता है। फिर नीता कहती है, आप हिम्मत मत हारो, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपने दिन पलट जाएं। इस बार तो मैं तुम्हारे गहने बेचकर खाद और बीज ले आया था, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं बीज और खाद खरीदने के लिए। तभी नीता सोचती है और कहती है, क्यों ना हम अपने गांव के सेठ चुन्नी लाल से पैसे उधार ले लें। अब अपने पास कोई और चारा भी नहीं है। अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे भी नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, वो बहुत ही चालाक आदमी है। मेरा तो उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और अगर एक बार उससे ब्याज का पैसा ले लिया तो उसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। अपने पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। फिर दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात हो जाती है, लेकिन रमेश को पैसे की चिंता हो रही थी और नींद ही नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों का जुगाड़ कैसे करे। सेठ चुन्नी लाल से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन वो जमीन के कागज गिरवी रख लेगा। गांव के कई किसान उसके इस भंवर में फंस चुके हैं, और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी जमीन तक गंवा दी है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से जुगाड़ करूं पैसों की। और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं खेती बाड़ी कैसे कर पाऊंगा। रमेश को यह सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अब गरीब किसान रमेश ने न चाहते हुए भी सेठ चुन्नीलाल के यह पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे धन की सख्त जरूरत थी, बाजार से बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? मेरा तो काम ही है पैसे देने का। मैं तो गरीब किसान और जरूरतमंद लोगों की मदद ही करता हूँ। पता है रमेश, वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है। अगर आप किसी के बुरे वक्त में किसी की मदद ना करो, मुझे तो ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर भेजा है तुम लोगों की सेवा करने के लिए। रमेश को चुन्नीलाल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी मदद वही कर सकता है। सेठ जी, मुझे अभी 1000 रुपयों की जरूरत है। अरे तुम 1000 रुपए लो या 10,000 रुपए लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 25% रहेगा।
इससे 1 टका भी कम नहीं होगा। सेठ चुन्नीलाल एक नंबर का चालाक आदमी है। 25 टका ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि भगवान भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो बस इधर उधर की ठोकरें ही खाते रहते हैं। फिर रमेश बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर रमेश अपने खेत में बीज बो देता है और कुछ दिनों बाद थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे रमेश की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देख रही हो नीता, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। और इतनी अच्छी फसल होना एक किसान के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हिम्मत नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी खेत जोतने में बहुत मेहनत की है। अब जल्दी ही अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम जल्दी से सेठ चुन्नीलाल का कर्ज भी चुका देंगे। ऐसा बोलकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ना जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही और अब हो रही है। इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम तक नहीं ले रही। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप चिंता मत करो, देखना जल्द ही बारिश रुक जाएगी। फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देखाना। नीता यह बोलकर रमेश को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। फिर जब बारिश रुकती है, रमेश सुबह सवेरे अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। रमेश वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर मायूस हो जाता है। ऊपर वाले, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो ऐसी हुई कि जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे? अगर सेठ चुन्नीलाल को समय पर पैसे नहीं दिया तो वो हमारा खेत भी हड़प लेगा। रमेश और नीता वहां से मायूस होकर अपने घर आ रहे थे कि तभी रास्ते में रमेश को घबराहट हो रही थी। वह चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। उसको बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। नीता सेठ चुन्नीलाल के यहाँ जाकर उससे कुछ और पैसों की भीख मांगती है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है। और इस बारिश से बहुत से किसान भाइयों की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन इस बुरे समय में अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। चुन्नीलाल, ये अच्छा मौका है। बारिश के कारण मेरी आलू की खेती भी खराब हो गई। अब खराब आलू इस नीता से बाजार में बिकवा देता हूँ। यही सही रहेगा। वाह सेठ चुन्नीलाल, वाह, क्या दिमाग पाया है। क्या हुआ सेठ जी, किस सोच में पड़ गए? फिर सेठ चुन्नीलाल नीता से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में बेच दो।
अगर तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। है नीता के पास और कोई उपाय नहीं था। नीता इस बात के लिए मान जाती है तो सेठ आलू की बोरियां नीता के यहाँ रखवा देता है। लेकिन नीता जैसे ही आलू को देखती है तो हैरान हो जाती है। इन आलू में से तो आधे से ज्यादा सड़े आलू हैं। इन्हें कौन बाजार में खरीदेगा? अरे नीता, तुम इतना भी नहीं समझती हो कि जब बारिश आने से सारे गांव की फसल बर्बाद हुई है तो सेठ चुन्नी लाल की फसल कैसे बच सकती है? सेठ बहुत ही चालाक आदमी है। उसके आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने ये आलू तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर और भी कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे आलू को बाजार में बेचना ही पड़ेगा। नीता रमेश ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और इतने सारे आलू को देखकर कहती है, माँ, अपने घर में आप इतने सारे आलू क्यों लेकर आई हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे और आलू के पकौड़े बनाओगी? पिंकी की ये बातें सुनकर नीता बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पिंकी, तुमने तो मेरी उलझन को ही सुलझा दिया। मैं आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू निकालकर उनसे आलू के पराठे और पकोड़े बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। लेकिन घर में आलू के पकोड़े और पराठे बनाने के लिए सारी सामग्री भी तो होनी चाहिए। अब इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, थोड़े बहुत अच्छे आलू बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से सामान ले आऊंगी। फिर अगले ही दिन नीता बाजार में पकोड़े और आलू के पराठे बेचने लगती है। पहले दिन नीता के बने हुए पकोड़े और पराठे सारे बिक जाते हैं और जो धन कमाया नीता ने उन पैसों से बाजार से और आलू खरीद लाती है और अपने घर जाने लगती है। फिर सारी बात रमेश को बताती है। नीता, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत ही जल्द सेठ चुन्नी लाल का सारा कर्जा भी उतर जाएगा। अगली सुबह नीता और रमेश पराठे और पकोड़े बेचने के लिए बाजार जाते हैं। कुछ ही दिनों में उस गांव में नीता के आलू के पराठे और आलू के पकोड़े बहुत ही मशहूर हो जाते हैं और नीता ने सेठ चुन्नीलाल का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया और रमेश भी सेहतमंद हो जाता है और अपने खेत में पानी की समस्या के कारण से कुआं भी खुद लेते हैं और रमेश फिर आलू की ही खेती करता है। ये सब देखकर सेठ चुन्नीलाल को बहुत जलन होती है। तभी सेठ चुन्नीलाल सोचता है, ये तो मेरे दिए हुए सड़े आलू से पराठे और पकोड़े बनाकर बेच रही है और इतने पैसे भी कमा रही है। सारे गांव वालों को इनकी असलियत बताना पड़ेगी। यही करता हूँ, तब पता चलेगा इनको। फिर सेठ धनीराम सब गांव वालों को इकट्ठा करके रमेश और नीता के घर पहुंच जाता है। ये क्या रमेश, सेठ कह रहा है कि तेरी पत्नी सड़े हुए आलू से पकोड़े और पराठे बनाती है। सेठ ने तेरी पत्नी नीता को सड़े हुए आलू दिए थे बेचने के लिए। अरे जाओ, इनकी घर की तलाशी लो, सब अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर रमेश और नीता के घर की तलाशी होती है, लेकिन उनके घर में ताजी आलू की बोरियां रखी हुई मिली। तब गांव के लोग बोले, अरे सेठ, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? घर में तो एकदम ताजे आलू की बोरियां रखी हैं। पूरे घर में कहीं पर भी एक भी सड़ा आलू नहीं।